हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है रोशन कुकरेजा और मैं ई सरल में आपको एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। राइट, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन सीरीज, जिसमें पार्ट 1 में हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, की पॉइंट्स और माइंड मैप से समझेंगे कि हमारा चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। रिवीजन टॉपिक्स फर्स्ट में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजीज, स्टेट पाथ फंक्शन के बारे में, हीट वर्क का इंट्रोडक्शन, ठीक, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे माइंड मैप्स में आप सिंपली आप पूरे चैप्टर को रिकॉल करके एक जगह पर आप माइंड मैप से समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा। फटाफट से उसको रिकॉल कर सकते हो और फटाफट से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम जो रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में यूज होता है। ठीक है, हम यहाँ पर केमिस्ट्री में उस टॉपिक के बारे में जिस बारे में हम स्टडी करेंगे, उस टॉपिक को अगर हम देखें तो उसका फिजिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी वास्ट है, यानी वो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम उसको केमिस्ट्री में उस पर्टिकुलर बड़ी ब्रांच का एक छोटा सा हिस्सा हम स्टडी करने वाले हैं। राइट, उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम उसको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नाम से भी जानते हैं। राइट, सेम टॉपिक आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे भी कुछ चीजें हैं और यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं। तो हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे और क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स का मतलब बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो वर्ड पहली बार सुना है हमने। तो ये वर्ड जो है ये एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, टेम्परेचर आता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे थर्मो का मतलब थर्मल, राइट, और यहाँ पे हम थर्मल से एनर्जी को रिलेट करके उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा स्टडी ऑफ साइंस जिसमें हम एनर्जी के मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और कितनी होती है, और उसके मेजरमेंट्स को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। राइट, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एक्सचेंजेस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। किसी भी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस के अंदर एनर्जी का कितना आदान प्रदान होता है, एनर्जी एक्सचेंज कितना होता है या किस तरीके से होता है, उसकी पूरी ओवरऑल स्टडी को हम किस में डील करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है थर्मो, ठीक है, थर्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू टेम्परेचर, वहां से हमने इसको जनरलाइज किया, राइट, कि जो एनर्जी का ट्रांसफर अगर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब आपको पता है क्या होता है, मोशन, ठीक है, जिसमें चेंज हो ओवर टाइम, विच इज नॉट स्टैटिक, जो एक जगह नहीं है, जो मूव करती है, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। राइट, यहाँ टेम्परेचर का मूवमेंट नहीं है, एनर्जी के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रांच है, उसका हम स्टडी करेंगे, छोटा सा पार्ट है ना, क्विक रिवीजन के फॉर्म में। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंट टू अनदर एंड देयर इंटररिलेशन। राइट, ये थर्मोडायनेमिक्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने से हम एक और नए टर्म पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये हम जान चुके हैं, लेकिन इसमें स्टडी किसकी करते हैं, किस चीज के अंदर का एनर्जी एक्सचेंज हम देखना चाहते हैं, एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफर होते हुए देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भी चीजें एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है, अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखूं, मैं अगर कॉस्मोस में देखूं, मैं कहीं भी देखूं, एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, अब सर क्या जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम है उसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, क्या हम उसकी बात करेंगे? नहीं। यहां पे जब थर्मोडायनेमिक्स की आप बात करोगे तो आप करोगे बल्क सिस्टम की, किसकी, बल्क सिस्टम। ठीक है, यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो एनर्जी एक्सचेंज इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ना कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है, वो एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर। यहां पे हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और उनके बीच के एनर्जी के एक्सचेंज की बात करेंगे। राइट, तो आपको यूनिवर्स का कौन सा हिस्सा या इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, ठीक है, नॉट माइक्रो स्टेट्स या माइक्रो सिस्टम, वहां पर हम नहीं जाकर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी में
हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। तो यूनिवर्स का एक हिस्सा हम चुनते हैं, राइट, ठीक है। यूनिवर्स का एक हिस्सा हम चुनेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, सिस्टम। यानी सिस्टम एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। सिस्टम क्या होता है कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको आपने इन्वेस्टिगेशन या फिर थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए लिया हुआ है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा मैं यूनिवर्स अज्यूम कर लूं तो इसका छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, सिस्टम, राइट। और सिस्टम क्या है, जो आपने यूनिवर्स में से हिस्सा लिया हुआ है, जिसपे आपको क्या करनी है, थर्मोडायनेमिक स्टडी, यानी एनर्जी के मेजरमेंट के बारे में आपको जिस पार्ट के लिए जानना है उस पार्ट को आपने क्या कह दिया, सिस्टम। इसके अलावा जो भी बचा वो सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। यानी एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सराउंडिंग पूरा यूनिवर्स ना लेके सिस्टम के आसपास का वो रीजन लेते हैं जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो हम एंटायर यूनिवर्स ना लेके यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम के आसपास है, राइट, उसको हम क्या कह देते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। वैसे आप रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स को भी क्या बोल सकते हो, सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग जो है, सिस्टम और सराउंडिंग जो है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलके यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक। तो ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बीच हमको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को स्टडी करना है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, क्या एक वाटर बॉटल एक सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एक ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एक चाय का कप सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एक रिएक्शन कंटेनर सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो आपने ऑब्जेक्ट चूज किया है या जो पार्ट आपने चूज किया है जिसके अंदर का एनर्जी एक्सचेंज आप चेक करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, दैट इज योर सिस्टम, एंड एवरीथिंग एल्स अदर देन दैट इज योर सराउंडिंग, एंड कंबाइनिंग दीज टू यू विल गेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को सेग्रीगेट कैसे करोगे, अलग अलग कैसे करोगे, इनके बीच का इंटरफेस कैसे डिसाइड करोगे। तो जो चीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उस पार्ट को हम बोलते हैं बाउंड्री। यानी कि एक बाउंड्री हम खींचते हैं, वो बाउंड्री क्या बताती है कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से किस तरीके से सेपरेटेड है। व्हाट इज बाउंड्री, द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री। और यही बाउंड्री है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के साथ साथ एनर्जी के एक्सचेंज का आदान प्रदान भी बनती है। कहने का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आप एनर्जी एक्सचेंज की स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, राइट। और उस थर्मोडायनेमिक स्टडी में जब आप एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये एनर्जी एक्सचेंज कहां से होगा, किधर से होगा, ये होगा अक्रॉस द बाउंड्री। तो अक्रॉस द बाउंड्री एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। मास भी ट्रांसफर होगा, वो हम आगे टाइप्स ऑफ सिस्टम में देखेंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर की बात करें अगर हम, तो वो कहां से होती है, बाउंड्री से, ठीक है। तो बाउंड्री को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, ठीक है। तो रियल भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। कैसे, हम यहां पर एक कंटेनर बनाते हैं, लेट्स से ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है ना। तो ये वाटर क्या हो गया, सिस्टम हो गया, राइट। ये जो कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर हो गया हमारा बाउंड्री। तो ये बाउंड्री हो गया। अब देखो इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये कैसी हो गई, इमेजिनरी बाउंड्री। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री, जो कि एक रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक इमेजिनरी हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर कुछ बाउंड्री होगी। बेसिकली होगा क्या, आप इसको गर्म करोगे जब, तो आप इस बाउंड्री से एनर्जी ट्रांसफर करोगे और ये इस बाउंड्री से एनर्जी बाहर रिलीज करेगा। यहां से भी कर सकता है, राइट। यानी कि बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक। ये बात समझ में आया। अगर मैं इस पूरे कंटेनर को ही
सिस्टम मान लूं अलोंग विद वाटर, तो यहां पे एक इमेजिनरी बाउंड्री में अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि ये सिस्टम और ये सराउंडिंग के बाहर, सॉरी ये सिस्टम और बाउंड्री के बाहर का पार्ट क्या है, सराउंडिंग। समझ में आ गई बात? तो बाउंड्री कैन बी रियल एंड इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल। दूसरी चीज, बाउंड्री कैन बी रिजिड एंड सॉफ्ट। जैसे स्टील का कंटेनर है तो वो रिजिड बाउंड्री है, और बलून है तो वो एक सॉफ्ट बाउंड्री है, आप मूव कर सकते हो, मूवेबल इमूवेबल बाउंड्रीज हो गई। तीसरा आपके होता है कंडक्टिंग बाउंड्री और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री एनर्जी के एक्सचेंज को होने भी दे और नहीं भी होने दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो रिजिड, सॉफ्ट, रियल, इमेजिनरी, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग टाइप की बाउंड्री होती है। जैसे थर्मस फ्लास्क ले लिया जाए तो वो कंडक्ट नहीं करने देता अंदर की चीज को, गर्म रखता है। कंडक्टिंग, जैसे हमने प्लास्टिक बॉटल ले ली, हम लेकर आए ठंडा पानी, थोड़ी देर बाद गर्मी में गर्म हो गया। तो इस बाउंड्री के अक्रॉस क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हीट एनर्जी या कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो वो बाउंड्री के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो बाउंड्री सर्व करती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का ट्रांसफर करने को। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी कि यहाँ पे मास भी एक्सचेंज हो सकता है, तो हमें यहाँ पे सिस्टम को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है और सिस्टम के टाइप्स कितने कितने हैं। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहले ओपन सिस्टम आता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे यहां पे कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस ओपन बाउंड्री से एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि मैटर और एनर्जी दोनों के दोनों जब एक्सचेंज किए जाएं तो उसको आप क्या बोलोगे, ओपन सिस्टम, व्हिच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। इसी तरह क्लोज्ड सिस्टम जो होगा, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, देखो रिजिड बाउंड्रीज हैं चारों तरफ, तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगा, एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगा, बट क्या मैटर एक्सचेंज होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग नॉट मैटर। और तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये सबसे टिपिकल तो नहीं बोलूंगा, बट ये मतलब एक वो अकेला वाला सिस्टम है, अलोन, इसलिए आइसोलेटेड नाम है इसका। आइसोलेटेड में क्या होता है, मैटर तो एक्सचेंज होता नहीं है, साथ साथ एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती है। अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद सराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग मिला के यूनिवर्स बनता है, यानी कि इससे बाहर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही इससे बाहर मैटर जा पाएगा। तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स एक तरीके से आपका आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, और इसी तरह एक आइडियल थर्मस फ्लास्क भी जो है, थर्मस फ्लास्क भी किसकी तरह काम करेगा, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। ठीक है, ओपन सिस्टम में हम देखें, ठीक है, तो ओपन कंटेनर विद हॉट टी, ठीक है, और यही क्लोज कंटेनर विद हॉट टी, क्लोज्ड कंटेनर विद हॉट टी क्या हो जाएगा आपका, क्लोज सिस्टम। तो तीन टाइप के सिस्टम, जिसमें मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो ओपन, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो वो क्लोज, और जिसमें दोनों ही ना हो उसको आप क्या कहोगे, आइसोलेटेड। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ बात कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज की जो कि आपको बताएंगी कि एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, सपोज मैंने यहां पे ले लिया कप ऑफ वाटर, ठीक है, कप ऑफ वाटर ऐसा नहीं होता है, कप ऑफ वाटर कप जैसा होता है, ठीक है,
राइट। ये कप ऑफ वाटर अगर हम ले लें यहाँ पे, तो ये कप ऑफ वाटर को अगर हम सिस्टम अज्यूम करें तो इसमें कुछ ना कुछ मेजर करने वाले कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, कुछ ना कुछ, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम की बात करें, मोल्स की बात करें, और इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो हम इन प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कहलाती है एक्सटेंसिव और दूसरी कहलाती है इंटेंसिव। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्सटेंसिव क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम बात करें मोल्स की, ठीक है, और मास की बात करें, तो ये दोनों क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जैसे ही इनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इनका मास भी बढ़ेगा, इनका मोल भी बढ़ेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाए, ठीक है। जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास, ठीक है, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ज्यादा मास, वॉल्यूम, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ज्यादा वॉल्यूम, और हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह इंटरनल एनर्जी, सरफेस एरिया, ये सब क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जब ये बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी उस प्रॉपर्टी में भी बढ़ोतरी होगी। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर का मास m है, वॉल्यूम v है, ठीक है, और मान लीजिए इसकी डेंसिटी d है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दो इक्वल पार्ट्स में, तो मास क्या हो जाएगा, m/2, वॉल्यूम v/2, बट क्या टेम्परेचर हाफ होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस कमरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो टेम्परेचर हाफ हो जाए? ऐसा नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, उनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल, प्रेशर, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कभी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर इस कंटेनर को, किसी वाटर को अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स में बांट दूं तो वाटर का डेंसिटी बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। टेम्परेचर भी उसी तरह डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, मैं अगर गर्मी में कहीं बैठा हूं तो मैं अपने कमरे को आधा कर दूं, टेम्परेचर आधा हो जाएगा, ठंडी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो कि अगर मैं एक रूम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। अगर आपसे मैं कहूं कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मैं एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दूं तो वो इंटेंसिव बन जाती हैं, यानी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। An extensive property can be converted into intensive property by defining per unit of another extensive property. By defining per unit of another extensive property. कहने का मतलब डिवाइड करो एक्सटेंसिव्स को, इंटेंसिव मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, डिवाइड किया तो क्या बना, डेंसिटी, जो कि इंटेंसिव है, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसी तरह मोलैरिटी की बात की जाए तो मोल एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो गया, मोलैरिटी, इंटेंसिव, ठीक है। लेकिन बाबा यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी प्योर सब्सटेंस की बात करता हूं ना, तो मोल बदलेगा तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बदलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन, जो कि प्योर सब्सटेंसेस के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि अमाउंट इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम एक्टिव मास पढ़ेंगे, वहां बोलते हैं प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दो एक्सटेंसिव का रेशियो आपको क्या देगा, इंटेंसिव देगा। जैसे कंसंट्रेशन है मोल बाय वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, राइट, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये मास और वॉल्यूम अलोन दे आर एक्सटेंसिव एंड दीज आर इंटेंसिव। क्लियर। मोलर हीट कैपेसिटी, एक मोल के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर। समझ में आया एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है, क्लियर। अब इन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव
पे आने के बाद हमें ये तो पता लग गया कि कौन मास पे डिपेंड करेगा, कौन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, पर हमें अब ये देखना है कि आप कभी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर सराउंडिंग जिसे भी कह रहे हो, आपने कहा यूनिवर्स का हमने एक हिस्सा ले लिया वो सिस्टम है, तो आप उसका मेजरमेंट जब करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे? आप एक्चुअली एनर्जी को जब चेंज होता हुआ देखना चाहते हो तो आप कैसे देखोगे? कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो ही तो एनर्जी में चेंज आएगा। यानी कि जो वेरिएबल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो स्टैटिक मोड में है, लेकिन हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम एनर्जी का डायनेमिक्स देखना चाहते हैं। यानी आपको कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, जो ओवर द टाइम चेंज होंगे, उनकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग अक्रॉस अ बाउंड्री। तो हम क्या देखना चाहते हैं? कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं, और उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स? मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, तो अब ये कंटेनर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में हम कंटेनर नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक कंटेनर ले लिया, एक बक्सा ले लिया, एक पानी का कप ले लिया, ठीक है, ये एक लोकल लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज। थर्मोडायनेमिक्स की भाषा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स को अपने अंदर के वेरिएबल्स बदलकर एनर्जी का एक्सचेंज करना है। तो आई कैन नॉट से कि कप आधा हो गया या बॉक्स डेड हो गया या ऐसा हो गया, या ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। हम कौन सी यूज करेंगे? थर्मोडायनेमिक लैंग्वेजेस। तो थर्मोडायनेमिक्स को किससे फर्क पड़ता है? उसको अपने अंदर के जो अवेलेबल वेरिएबल्स हैं जिनको बदल के वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, हमें उनसे मतलब है। तो उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। तो जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर का एक डेफिनेट वॉल्यूम है, हमने अभी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखी, तो उसमें जो वेरिएबल्स हम कहेंगे वो वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एनलिस्ट कर देते हैं, कुछ वेरिएबल्स को। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स, ठीक है। अभी इतना समझो कि इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा और कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स क्या है? अगर किसी कंटेनर के ये वेरिएबल्स ओवर द टाइम क्या हो, इनमें से एक या एक से ज्यादा में चेंज हो, तो ये चेंज होकर कहीं ना कहीं बाउंड्री के अक्रॉस सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टेट वेरिएबल्स क्या है? स्टेट वेरिएबल सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो कि किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के काम आते हैं। सर थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? ये सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो कि किसी फिक्स्ड इंस्टेंट पे एक कांस्टेंट वैल्यू लेके बैठे हैं। इनमें से किसी में भी चेंज आप करते हो, चाहे एक में चाहे बाकी सभी में, तो आपका स्टेट चेंज होता है, ठीक है। आपके वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, राइट, इफ आई मूव टू माई लेफ्ट आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ पोजिशन। इफ आई एम नॉट स्पीकिंग आई एम स्टैटिक इन टर्म्स ऑफ माई वोकल्स। मैं बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब मैं चुप हूं, मतलब मेरा एक साउंड नाम का वेरिएबल फिक्स है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा साउंड नाम का वेरिएबल चेंज होता जा रहा है, राइट। मैं अपनी पोजीशन वापस से बदल दूं तो मैंने अपनी पोजीशन बदली, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आई हैव चेंज्ड वन वेरिएबल। तो ये पोजीशन एक वेरिएबल है, साउंड दूसरा वेरिएबल है, मैं हैंड वेव कर रहा हूं ये तीसरा वेरिएबल है। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स क्या देखता है कि उसके जो वेरिएबल्स अगर किसी समय पर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो उन स्टेट वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेट। यानी कि फिक्स्ड प्रेशर, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड मोल से एक स्टेट बनता है। इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो सेकंड स्टेट होगा। इस स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की प्रक्रिया को प्रोसेस कहते हैं, राइट। तो किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट पर स्टेट वेरिएबल्स वो वैल्यूज है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स की, जो कि फिक्स रहेंगी, राइट। और उसी से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जज करते हैं, राइट। हम बताएंगे सिस्टम के वेरिएबल से कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है। ये चीज आ गई समझ में? ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि एक फिक्स टाइम पे, और वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल होंगे तो आपका प्रोसेस चल रहा होगा, और अगर कांस्टेंट होंगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट होंगे कब? जब वो फिक्स वैल्यू रखेंगे। और वेरिएबल होंगे तो यानी कि सिस्टम प्रोग्रेस कर रहा होगा, किसी प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा होगा। ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक, समझ में आ गई बात? अब स्टेट वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए, तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सर्टेन डेफिनेट स्टेट व्हेन ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी हैव डेफिनेट वैल्यूज। वही बात की हमने कि आपने जब एक सिस्टम ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर
मोल्स अगर एक समय पर फिक्स्ड है तो आप क्या कहोगे कि आपका सिस्टम किसी डेफिनेट स्टेट में है, यानी कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स अगर एक फिक्स्ड वैल्यू रख रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ देख रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, राइट? ये ओरिजिन है, यानी कि अगर आप ऊपर मूव करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यहां मूव करोगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, हम एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ पे, ये कुछ प्रेशर की वैल्यू है P1, राइट? ये वॉल्यूम की वैल्यू V1 और ये टेम्परेचर की वैल्यू T1, कुछ अमाउंट होगा इसका, राइट? अब ये जो पॉइंट है ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है जिसको हमने 1 से मेंशन किया हुआ है। अब यहां देखो, यहां पे कुछ प्रेशर की वैल्यू है P2, यहां पे कुछ वॉल्यूम की वैल्यू है V2 और यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू है T2, तो इसको हमने नाम दिया स्टेट 2। तो यहां पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स फिक्स हैं, यहां पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल फिक्स हैं। इस पर्पल लाइन को अगर हम देखें तो यहां पे हर इंस्टेंस पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती हुई दिखेगी, राइट? तो यहां पे आपका आते आते बीच में हो सकता है कहीं टेम्परेचर बदल रहा हो, बट आपका एटलीस्ट एक वेरिएबल तो चेंज होगा ही सही। तो आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, आइदर ऑल ऑफ देम, आइदर सम ऑफ देम, ठीक है, आइदर वन ऑफ देम इफ चेंजेस देन दिस ट्रांजिशन इज नोन एज अ प्रोसेस। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यहां पे जो U हम कह रहे हैं, जब P, V, T और N ये फिक्स हैं, तो आपके एक थर्मोडायनेमिक स्टेट का, ठीक है, उस स्टेट का एक एनर्जी होगा जिसको लेट से हम क्या बोलते हैं U1। तो यहां पर जो एनर्जी है वो क्या है, U2। यानी कि आप U1 से U2 जाते हो तो इस प्रोसेस के दौरान आप क्या करते हो, एनर्जी को एक्सचेंज करते हो। और दिस इज द होल क्रक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में स्टडी करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, जो कि वन सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल से दूसरे सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स में थ्रू अ प्रोसेस जाए और उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एक्सचेंज कितना हो, ये हम स्टडी करते हैं। तो एनी सिस्टम कैन ग्रो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 थ्रू 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से एक स्टेट को दूसरे स्टेट में आप ट्रांजिट कर सकते हो। पहला है स्टेट फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है पाथ फंक्शन। यानी कि आप सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले जा सकते हैं, आइदर बाय द वे वेयर यू हैव वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट और वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन पाथ। ये क्या चीज है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या चीज है, कि जब आपको किसी सिस्टम को पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जाना है, तो आप कई तरीकों से ले जा सकते हो, ठीक है। और उस चेंज में 1 से 2 में जो चेंज आया, उसमें जो एनर्जी चेंज आया, राइट, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या होगा, स्टेट या फिर पाथ पे डिपेंड करेगा। वो वेरिएबल किस पे डिपेंड करेगा, वो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों से हम चेक कर सकते हैं, राइट। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2 सिर्फ इस पे डिपेंड करें कि उनका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है। स्टेट फंक्शन क्या है, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द करंट डेफिनेट स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ द स्टेट हैव बीन अटेन्ड। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, इसे मैं ले गया स्टेट 2 में जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे हमने क्या किया, वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल को बदला, 25 डिग्री से हम किस पे ले गए, 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि मैं इसको केटल में लूं और हीट करूं। दूसरा तरीका है कि मैं इसको फायर, एक लकड़ी का गुट्टा लिया, फायर इग्नाइट की, वहां रख दूं और ये गर्म हो जाए। तीसरा तरीका है कि मैं कैंडल
रख दूं और तब तक गर्म करता रहूं जब तक इसका टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए। तो क्या टेम्परेचर को इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कैसे चेंज किया है? टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जो इनिशियली 25 था, फाइनल 35 है, और आप कैसे उसको अचीव किए हो 1 2 3 उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फंक्शंस जो कि सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करें उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। और जो ना करें उनको दूसरा कुछ देखेंगे। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। यानी कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्टेट वेरिएबल जो है आपका, उसको स्टेट फंक्शन कब कहेंगे आप, ठीक है। उसके लिए हम 3 कंडीशन देखते हैं। पहली, जैसे ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, तो ये एक डिफरेंट पाथ है और ये एक डिफरेंट पाथ है। तो ये डिफरेंट पाथ में होने के बावजूद भी वो वेरिएबल्स जो सिर्फ स्टेट 1 और स्टेट 2 पे डिपेंड करें उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। यानी डेल्टा x1 इनकी पोजीशन जो चेंज हुई, ठीक है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ या फिर प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि मैं 1 से 2, चाहे पाथ 1 से जाऊं चाहे पाथ 2 से जाऊं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? ये होता है अपना स्टेट फंक्शन के होने की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो हमेशा क्या रहता है, 0, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। लेट्स से कि ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 में गया, राइट, फिर 2 से 3 में गया, 3 से 4 में गया और 4 से 1 में गया। कहाँ गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो इसका इनिशियल स्टेट क्या था, 1। फाइनल स्टेट भी क्या हुआ, ये कंप्लीट साइकिल में आकर आपको वही मिला जहां पे ये था। तो इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहा, सेम। तो ये क्या हो जाएगा, 0। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0। डेल्टा एक्स 1 to 2 प्लस 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 इज 0। इसका सम क्या है, 0 रहेगा। तो द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0। समझ में आ गई बात? ये दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक। तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन है, ठीक, जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है, और ये फंक्शन अगर स्टेट फंक्शन है, तो ये यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। क्या होती है यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये मैथ्स में आप देखेंगे, ठीक है। अगर फाई स्टेट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, एंड देन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y keeping x constant is equal to keeping differentiation of state function with respect to y keeping x constant and further differentiating it with respect to x keeping y constant, ठीक है। ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो आपका वो फंक्शन स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। अब बेसिक सा इंटीग्रेशन तो सभी जानते हैं, राइट। हम यहां पर देखते हैं एक चीज, लेट्स से मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है nRT बाई पी, PV इक्वल टू nRT हमने लिया, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने यहां से PV इक्वल टू nRT जब लिया तो वॉल्यूम यहां से आता है nRT बाई पी। हमें यहां पे देखना है कि आपका जो स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर जो है वो स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है। तो ये यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम यहां पे देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कितना होगा, P कॉन्स्टेंट, N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास NR बाई P dt बाई dt, dt बाई dt 1, ठीक। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू P, ठीक है, कीपिंग T कांस्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, NR 1 बाई P का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू P, तो ये आ जाएगा P के पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो गया माइनस NR बाई P स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। अब अगर मैं इसका T के रिस्पेक्ट में ना लेके P के रिस्पेक्ट में करूं, तो देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, dV बाई dP एट कॉन्स्टेंट T कितना हो जाएगा, nRT P स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे P का एट कॉन्स्टेंट T, तो nRT कॉन्स्टेंट हो गया, 1 बाई P का डिफरेंशिएशन -1 बाई P स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करूं, D बाय
dt ऑफ dv बाई dp कीपिंग p कांस्टेंट, तो माइनस एन आर बाई पी स्क्वायर, तो क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t कीपिंग p कांस्टेंट, तो क्या आएगा माइनस एन आर बाई पी स्क्वायर। तो देखो ये और ये अगर इक्वल होते हैं तो हमारी यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाइड होती है। और देखो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एन आर बाई पी स्क्वायर, माइनस एन आर बाई पी स्क्वायर। ये आपका यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जस्टिफाई करता है। तो हम क्या बोलेंगे, यस योर प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। समझ में आ गई बात, ये हमारा थर्ड कंडीशन है किसी स्टेट फंक्शन के होने का। ठीक, यहां तक आ गई बात समझ में। अब स्टेट फंक्शन समझ में आ गया है तो पाथ फंक्शन भी समझ में आ ही जाएगा बड़े प्यार से। देखो पाथ फंक्शन वो फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि इफ आई क्लाइंब 7 माले का स्टेयर्स, तो मैं थक जाऊंगा, यानी कि मुझे एफर्ट लगाने पड़े। वही अगर मैं 7वें माले पे बाहर से रोप से चढ़ूं तो मुझे और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, राइट। तीसरा अगर मैं एलिवेटर से जाऊं तो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी तीनों केस में हमें वर्क डिफरेंट करना पड़ा, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि स्टेट पे डिपेंड ना करके पाथ पे डिपेंड करे। यानी हमारा स्टेट वही था, ग्राउंड से 7th फ्लोर, एक बार हम लिफ्ट से गए, एक बार हम सीढ़ियां चढ़ के गए, एक बार हम रोप से गए। तो तीनों में आपका जो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई, आपका वर्क, आपने कितना वर्क किया, तो वो इस पे डिपेंड नहीं किया कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या थी, वो उस पर डिपेंड किया जो आपने पाथ ट्रेवल किया। तो दोज प्रॉपर्टीज, दोज फंक्शंस which depends on path connecting two states, उसे हम क्या बोलते हैं, path function। there can be infinite values of path function between two states, यानी 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 n नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं। हर पाथ की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। लकीली थर्मोडायनेमिक्स में दो ही ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कि पाथ फंक्शन है, वन इज वर्क एंड सेकंड इज हीट। तो हीट एंड वर्क आर टू इंपॉर्टेंट पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज वी विल डील इन दिस चैप्टर। और आप ये मान के चलो कि ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स की बैकबोन है। तो आप कभी भी एनर्जी को एक्सचेंज कराना चाहोगे किसी सिस्टम के लिए, आप उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी जब देखना चाहोगे, तो आपको इन दोनों महाशय पे निर्भर रहना होगा। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन समझ में आ गया कि जो स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन। तो देखो पाथ फंक्शन को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, ये P वर्सेस V का ग्राफ है। और मैं आपको आगे की चीज पहले बता रहा हूं कि वर्क जो होता है वो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, राइट। इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हम फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, राइट। तो यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वर्क कहलाएगा, राइट। तो देखो ये स्टेट नंबर 1, ये स्टेट नंबर 2, हम यहां से स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 गए, तो एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाया, ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। इस एरिया अंडर द कर्व को हम क्या बोलेंगे, वर्क। क्या बोलेंगे, वर्क। तो ये एक वर्क की वैल्यू हुई, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे पाथ से ले जाऊं, लेट्स से मैं इसको दूसरे पाथ से ले जाता हूं, ठीक है, ये दूसरा पाथ मैंने ट्रेवल किया, तो अब एरिया अंडर द कर्व देखो पहले इतना था, इतने से बढ़ गया। यानी जब मैं उसको स्टेट 1 स्टेट 2 देखो फिक्स है यहाँ पे, है ना, मैं 1 से 2 उसको पहले इस पाथ से ले गया, फिर इस पाथ से ले गया, तो दोनों पाथ में एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यानी कि वर्क हमारा क्या है, एक पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे मान लो यहां पे एनर्जी U1 थी और यहां पे एनर्जी U2 थी, तो आप चाहे 1 से ले जाओ, 2 से ले जाओ, या फिर कोई और तीसरे पाथ से ले जाओ, तो आपका एनर्जी का एक्सचेंज जो रहेगा वो स्टेट पे डिपेंड करेगा, राइट, क्योंकि हमने कहा था इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी की बात हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक बात का टॉपिक है। यानी एनर्जी का एक्सचेंज जो होगा वो स्टेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप किस पाथ से ले जा रहे हो वो पाथ हमेशा अलग पाथ से, अलग वे से अचीव करोगे तो वो पाथ भी अलग होगा। तो वर्क एक तरीके का
पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब देखो, कभी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज करना हो तो दो तरीके से की जा सकती है। यानी कि अगर ये एक सिस्टम है और ये एक सराउंडिंग है तो हम इनके बीच का एनर्जी एक्सचेंज जो है वो दो तरीके से करवा सकते हैं। उन दो तरीकों का नाम है आपका हीट और वर्क। यानी आप हीट के द्वारा और वर्क के द्वारा किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज करा सकते हो। सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा बहुत आसानी से होता है, वो हम देखेंगे हीट और वर्क की इंडिविजुअल स्टडी में। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एनर्जी एक्सचेंज अगर हीट के थ्रू है तो हीट एक्चुअली क्या है। हीट एक सिस्टम जो एक टेम्परेचर और एक सराउंडिंग जो किसी अदर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एक्सचेंज होती है उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। तो हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि अगर एक गर्म चीज रख दी जाए और पास में उसके ठंडी चीज रख दी जाए, या आप कुछ भी ना रखो, सराउंडिंग ही ले लो, तो क्या होगा? गर्म चीज ठंडी होगी, राइट? गर्म चाय लेकर आओगे तो और गर्म थोड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हीट एनर्जी, वैसे टेक्निकली तो उसको हीट एक्सचेंज बोला जाता है, तो हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर व्हेन T इज डिफरेंट। जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का फर्क हो तो जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हीट एक्सचेंज, राइट? तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज योर हीट एनर्जी, राइट? हीट एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी का माध्यम है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का माध्यम है। यानी इसको अभी हमने कहा था हीट एक्सचेंज बोलेंगे, हीट जैसा कुछ होता नहीं है, हीट को एनर्जी नहीं बोलेंगे। बेसिकली हीट एक्सचेंज क्या है? टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसे आप हीट एनर्जी बोलोगे। समझ में आ गई बात? ये हीट एक्सचेंज है, पहला तरीका एनर्जी एक्सचेंज करने का। दूसरा है वर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क में क्या होता है? अगर हम जनरली वर्क को देखें तो क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको पुश करूं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट या force applied on an object if causes a displacement then you say work is done। यानी वर्क को हम क्या बोलते हैं? force applied cause a small displacement ds। अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं over the length of the change, जो भी पाथ ट्रेवर्स हुआ है, तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसे आप क्या कहोगे? वर्क कहोगे। तो यहां पे आपने क्या किया? आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की डिस्प्लेसमेंट कॉज करने के लिए, राइट? आपने अपनी एनर्जी दी और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, वरना जो चीजें जैसी है वहीं पड़ी रहेंगी, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो उसको चेंज करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एनर्जी को देना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्लियर? ये होता है हमारा वर्क। वर्क काफी डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है? यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि एक्सचेंज कैसे होता है हीट से और वर्क से। तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हो? एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो फ्रॉम U1 टू U2। कहने का मतलब है कि सिस्टम जो है इसके अंदर अगर एनर्जी आ जाए तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर सिस्टम से एनर्जी चला जाए तो इसका एनर्जी घट जाएगा। तो सर कितना था? कितना था जो आते बढ़ गया, कितना था जो जाते घट गया? इसका जवाब कभी भी नहीं मिल सकता कि कितना था। हां, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि आपने कितने से बदल दिया। यानी हमें कभी भी U1 और U2 एनर्जी की कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। हम किसकी स्टडी करेंगे? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की, कितना चेंज आया। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अकंपनीड बाय
टू मेथड्स, वन इज हीट एक्सचेंज एंड अनदर इज वर्क। तो इसीलिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? हीट एक्सचेंज और वर्क की। मोस्टली हम वर्क की स्टडी करेंगे। तो इस वर्क से हम क्या करते हैं? एनर्जी के एक्सचेंज को स्टडी करते हैं। सर एनर्जी कितना था उस पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी एनर्जी इज नॉट आवर कंसर्न, आवर कंसर्न इज एक्सचेंज बिटवीन देम। गॉट इट? समझ में आ गई बात? चलिए अब सर हीट और वर्क को कुछ हमने साइन कन्वेंशन दिए हुए हैं। वो साइन कन्वेंशन कैसे हैं? वो साइन कन्वेंशन बेस्ड ही एनर्जी के आधार पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई सिस्टम है और कोई सराउंडिंग है, ठीक है, तो सिस्टम के पास अगर सराउंडिंग से एनर्जी आ जाए तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये चेंज हम निकाल सकते हैं ना, पहले x था अब x प्लस ई हो गया, तो चेंज कितना हुआ? ई से चेंज हुआ। तो जितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ उसको आप क्या कहोगे? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज। तो उस एक्सचेंज को आप स्टडी कर सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ? जब सिस्टम अपने सराउंडिंग भाई से एनर्जी लेगा तो वो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई चीज गर्म है और कोई चीज ठंडा है, टेम्परेचर बढ़ा तो हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर घटा तो लोअर टेम्परेचर, तो होगा क्या कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी एक्सचेंज जो होता है उसको अपन हीट एक्सचेंज बोलते हैं। तो यहां से एनर्जी एक्सचेंज होके लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाएगी, ठीक है? यानी हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई लोअर टेम्परेचर में तो इसका एनर्जी डिक्रीज हो गया। इन दो चीजों को अगर आप समझ गए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा साइन कन्वेंशन का भी, ठीक है? हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम विल इंक्रीज इट्स एनर्जी, ठीक है? एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे वर्क किया जाए तो वर्क करेंगे तो बाहर वाला अपनी एनर्जी लूज करेगा और सिस्टम को एनर्जी देगा। उस पर वर्क होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? और अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी सिस्टम पे वर्क किया जाए या उसको हीट एक्सचेंज में एनर्जी दिया जाए, दोनों केस में उसका एनर्जी बढ़ेगा और इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। और हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम, अगर उसने हीट एनर्जी दी है बिकॉज उसका टेम्परेचर हाई था दूसरे का लो था, तो उसने जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी लूज की है उस केस में नेगेटिव लेंगे, ठीक है? या फिर वर्क, सिस्टम कोई वर्क करता है तो वो अपने एनर्जी को कम करता है। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं तो थकूंगा कि एनर्जी कम होती जा रही है, राइट? ऐसा ही सिस्टम्स के साथ भी होगा कि वो वर्क करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। और जब उस पर काम होगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं ये सिस्टम है, इसके बाहर का सराउंडिंग है। तो अगर ये बाहर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स का कुछ हिस्सा हमने सराउंडिंग में लिया है। देखो अगर एनर्जी जा रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो पॉजिटिव और लूज कर रहा है तो नेगेटिव, राइट? और इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे सराउंडिंग, ये यूनिवर्स, सिस्टम पे वर्क हुआ तो वो पॉजिटिव और सिस्टम द्वारा वर्क हुआ तो वो नेगेटिव। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन? इजी है, इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं अभी अपन। चलो नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या होता है हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं कि जब आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज हो, जैसे ये स्टेट 1 है, ठीक है, और ये स्टेट 2 है, तो यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। तो इफ वन ऑफ द वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल चेंजेस, आप कहोगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। यानी अगर स्टेट वेरिएबल सारे के सारे फिक्स रहे तो वो क्या है? वो स्टैटिक कंडीशन है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? डायनेमिक्स पढ़ना है। तो आप क्या पढ़ोगे? आप स्टेट से ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे किसमें? प्रोसेस में। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं कि जब कोई स्टेट वेरिएबल्स या वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, तो आप कहोगे कि प्रोसेस कैरी आउट हुआ है। तो यहाँ पे U1 थी तो U2 हो गई। तो एक प्रोसेस से आपने एनर्जी को चेंज होते हुए देखा, तो चेंज होते हुए देखा तो क्या कहोगे आप? एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी का डायनेमिक्स हुआ है, तो वही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है, राइट? तो स्टेट 1 से स्टेट 2 आप इन सेट ऑफ वेरिएबल से इन सेट ऑफ वेरिएबल्स पे जा सकते हो। देखो अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स हैं, यानी कि प्रोसेस कैरी आउट हुआ है। तो यहां पर हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं कुछ तरीकों से। कुछ प्रोसेस है, जैसे पहला आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो जहां पे T कांस्टेंट रहेगा वो आपका आइसोथर्मल। इसी तरह आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा
और आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और भी प्रोसेस होंगे जिनको हम आगे डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो देखो यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पे वॉल्यूम V1 है, यहां पे वॉल्यूम V2 है। तो देखो यहां से यहां प्रेशर और वॉल्यूम की अलग अलग वैल्यू है, यानी कि यहां पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। क्या कांस्टेंट है यहां पर, टेम्परेचर। तो ऐसे प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ गई बात। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल, राइट। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि डेल्टा टी जो होगा वो 0 होगा, राइट। समझ में आ गई बात, ठीक। क्या ये बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। पर क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा टी 0 है तो प्रोसेस आइसोथर्मल है, ऐसा नहीं होगा। लेट्स से मैं टेम्परेचर पहले मान लो ये T1 है, ये स्टेट 1 है, टेम्परेचर ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे T2। तो देखो इस अगर हम एक्सिस से गुजरे तो टेम्परेचर सेम है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो इसको आइसोथर्मल हम नहीं कहेंगे। यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो या आइसोथर्मल की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन आइसोथर्मल है अगर तो डेल्टा टी 0 जरूर होगा। ये चीज आई समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो देखो स्लोप अलग अलग है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को देखूं और इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे भी आपका प्रेशर क्या है, लेट्स से ये P1 है और यहाँ पे आपका प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे देखो आपके प्रेशर सेम आ रहे हैं, राइट। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ स्टेट में चेंज हुआ है, ठीक है। देखो अगर किसी का भी ना हुआ हो तो वॉल्यूम का तो हुआ ही है, राइट। और वॉल्यूम का चेंज हुआ है टेम्परेचर के चेंज होने से, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तो अगर एक के अंदर चेंज आता है तो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। यानी आउट ऑफ 3 2 वेरिएबल्स विल चेंज एंड वन ऑफ देम विल बी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसके नाम का प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ प्रोसेस आपका क्या है, आइसोबारिक है, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे स्टेट 2 और स्टेट 1 पे आपके प्रेशर की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब ये आइसोबारिक प्रोसेस का एक महत्व ये है कि आप जो भी रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, हम केमिस्ट्स हैं तो हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो मोस्टली क्या है, ओपन वेसल में कैरी आउट होती है। और ओपन वेसल के साथ खास बात क्या है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, बर्निंग ऑफ चारकोल है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, ये सब किसमें, कांस्टेंट प्रेशर 1 atm में कैरी आउट होते हैं। इसलिए हम मोस्टली जो कैलकुलेशन करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेशंस होती हैं, ध्यान रखना इस बात का, राइट। इसी तरह आइसोबारिक हो गया तो अब आइसोकोरिक आ जाएगा कि जैसे ये पॉइंट है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो इसमें आपका V1 V2 सेम है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक। देखो यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ, राइट, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे बढ़े। एक और प्रोसेस होता है, हमने आइसोथर्मल देखा, आइसोबारिक देखा, आइसोकोरिक देखा। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, लौट के बुद्धू घर को आए, दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि एक सिस्टम अगर एक सक्सेसिव इवेंट्स में, सक्सेसिव प्रोसेस में होकर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे लौट आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। एक साइकिल के फॉर्म में जो प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ये 1 से आपका 2 गया, फिर 2 से 3 गया, 3 से 4 गया और 4 से वापस 1 गया, तो ये इनिशियली अपनी स्टेट पे लौट गया, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ गई बात। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम हो। याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में आपके जो स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें
वर्क, जो चीजें पाथ पे डिपेंडेंट कर रही हैं, जैसे वर्क का वैल्यू 0 वहां पर नहीं होगा, यानी 1 और घूम के वापस 1 पे आए तो इनका चेंज क्या कहलाया, 0। ठीक है, वेयरएज पाथ का चेंज 0 नहीं होगा। अगला आता है यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को समझने के लिए मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा। देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम समझते हैं। मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना, ये कंटेनर है और इसमें गैस है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम फटाक से समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है आपसे। मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास ये गैस फील्ड है, राइट। अब मान लो ये कंटेनर यहां से और यहां से रिजिड है, लेकिन यहां से फ्लेक्सिबल है, तो ये मूव कर सकता है। तो देखो, हम यहां पे प्रेशर बढ़ा के इस गैस को दबा सकते हैं, ठीक। तो इस गैस को दबाना ये हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। और ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये उस लाए गए चेंज को रेजिस्ट करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल भी एक फोर्स लगाएंगे जिसको हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। अभी डेफिनेशन मत देखना, अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूं। ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ये दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे पे अगेंस्ट में लगाए जा रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स गैस पे में लगाएगा, गैस उस ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स लगाएंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये फोर्स ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, और अगर ये फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर उठेगा, क्योंकि ये मूवेबल है। इसका मतलब समझे आप कि अगर कोई फोर्स मुझे जमीन से ऊपर ले जाएगा तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, कोई फोर्स मुझे ऊपर से नीचे की तरफ धकेलेगा तो मैं नीचे जाऊंगा। तो यही अगर गैसियस सिस्टम हम ले लें कि ऊपर से जो प्रेशर है वो गैसेस के प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगा और अपोजिंग फोर्स कम हो जाएगा। वही अगर गैसेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो तो ये गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगी और एटमॉस्फेयर को पुश करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है किसके, अपोजिंग फोर्स के, यानी कि गैसेस जो हैं उनसे ज्यादा प्रेशर बाहर का प्रेशर है, ठीक है। लेट्स से इसका प्रेशर 0.5 atm है और इसका 1 atm है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा तो पिस्टन नीचे आएगी। नीचे आएगी कब तक आएगी, जब आपका ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स बराबर नहीं हो जाता, यानी ये भी 1 atm हो जाएगा और ये भी 1 atm हो जाएगा। तो चेंज कौन हुआ, चेंज ड्राइविंग फोर्स हुआ क्या, नहीं हुआ ना। कौन हुआ, गैसेस का प्रेशर चेंज हुआ, कितना हो गया, 0.5 से 1 हो गया। अब दोनों का प्रेशर सेम है, कौन कहां मूव करेगा, कहीं मूव नहीं करेगा। यानी प्रेशर के चेंज हुआ तो स्टेट ऑफ द सिस्टम बदला, स्टेट ऑफ द सिस्टम बदला तो प्रोसेस कैरी आउट हुआ, ठीक है। तो ये प्रोसेस जहां पे आपका ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस होगा तो कुछ प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस को, इस ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अचीव करने के दो तरीके हैं, एक है इरिवर्सिबली और दूसरा है रिवर्सिबली। ये चीज सबको समझ में आई। अब अगर ऐसा हो जाए, देखो ये हमने यहां पे जो प्रेशर का डिफरेंस लिया, ठीक है, ये जो प्रेशर का डिफरेंस लिया, अगर मान लो ये जो हमारा गैस का प्रेशर है, ठीक है, गैस का प्रेशर जो है वो 2 atm है, ठीक है, और आउटसाइड जो है वो 1 atm है, तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर तो ड्राइविंग फोर्स जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो 1 atm है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्या होगा, तो गैस अपने आप को धकेलेगी ऊपर, और कब तक धकेलेगी, जब ये 1 atm बराबर ना हो जाए। तो देखो आउटसाइड का प्रेशर पहले भी 1 atm था, अभी भी 1 atm है। गैस का प्रेशर पहले 2 atm था, अब कितना हो गया, 1 atm। तो चाहे आप पिस्टन को दबाओ
या गैस पिस्टन को पुश करे, हमेशा गैस के ही प्रेशर को चेंज होना होगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब ये जो 2 ATM और 1 ATM, प्रीवियस में 1 ATM और 0.5 ATM, अगर ये डिफरेंस बहुत जल्दी कैरी आउट होता है, ठीक है, फटाक से होता है, सडनली होता है, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब है कि जब आपके ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। कैसा डिफरेंस? 1 ATM भी बहुत लार्ज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि ऐसे प्रोसेस जो कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करे, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। यानी कि जब आपका ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर है अपोजिंग फोर्स से, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस आप प्रोसेस को रिवर्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन। सर ये आपने क्या बोला? यही रिवर्सिबल की डेफिनेशन है। जब डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत छोटा हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप बहुत स्लोली कैरी आउट करते हो, क्योंकि डिफरेंस ही बहुत कम है, ठीक है। 0.000000001 टाइम्स का डिफरेंस है, जो एक लार्ज डिफरेंस के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो अगर कोई ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली लार्ज हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। और अगर ये ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि अगर आपका स्टेट वेरिएबल का डिफरेंस लार्ज है तो वो आपका इरिवर्सिबल, और अगर वो डिफरेंस स्मॉल है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोसेस, जैसे पानी मैंने ऊपर गिराया, राइट, तो वो ऊपर से नीचे जाएगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोसेस इफ एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज अपोजिट डायरेक्शन में मैं लगा दूं और इसे प्रोसेस का डायरेक्शन रिवर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम रिवर्सिबल, और ऐसा ना हो तो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। समझ में आया? ये 2 डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, राइट। अ रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसको क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द प्रोसेस ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। A quasi-static process is the one in which system remains infinitesimally small in terms of difference or infinitesimally closer to the state of equilibrium। यानी A से B पूरे प्रोसेस के दौरान आपको इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम स्टेट्स मिलेंगी। ये इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों मिल रही है? क्योंकि आपके ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स जो कि आपका कोई प्रोसेस कैरी आउट करेगा, उनमें डिफरेंस इतना कम है कि आप जब मूव कर रहे हो A to B, अगर किसी भी इंस्टेंट पे आपने थोड़ा सा भी चेंज अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो आपका डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको आप कहोगे रिवर्सिबल, अदरवाइज इरिवर्सिबल। क्लियर?